नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हमने कल जो अपने प्रीवियस क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पढ़ना शुरू किया था भाग 5 के बारे में, है ना। भाग 5 के बारे में अपने ज्यादा मोटा मोटा तौर पर हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें पढ़नी है। जिसके अंदर हमने निधि के बारे में देखा था, हमने हमारे वित्त विभाग के बारे में देखा था कि किस प्रकार से एक राज्य वित्त आयोग होता है और एक राष्ट्रीय वित्त आयोग होता है। राष्ट्रीय वित्त आयोग किसके लिए सिफारिशें करता है? राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा उसके बारे में। और जो राज्य वित्त आयोग है वो किस चीज की सिफारिश करता है कि राज्य अपने टैक्स में से कितना परसेंट हिस्सा नगर पालिकाओं को या स्थानीय स्वशासन को देगा। उसके बाद हमने देखना स्टार्ट किया था कि अगर जिस प्रकार से राज्य जो वित्त आयोग है वो जब भी अपनी कोई सिफारिशें देगा तो उसके संदर्भ में राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है। तो राज्य सरकार क्या करेगी, उसके हिसाब से काम करेगी। फंड होगा उसको इस हिसाब से रिलीज करेगी। अनुदान देना है, ग्रांट देनी है, सब्सिडी देनी है, उन सभी के ऊपर क्या करेगी, वो कार्य करेगी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि एक फंड बनाया जाएगा जो किसके नाम से होगा, नगर पालिका के नाम से होगा। नगर पालिका निधि फंड बनाया जाएगा। उसका काम क्या होगा, बेसिकली वो एक प्रकार का अकाउंट होगा जिससे सारे के सारे खर्चे किए जाएंगे। अच्छा, उन खर्चों में से भी हमने देखा था कि उन खर्चों का व्यय किस प्रकार से किया जा सकता है। तो भाई उनमें से ज्यादातर जो खर्चे होंगे उनको हमें बजट में पहले ही दिखाना होगा कि इस साल हम इन इन चीजों पे खर्चा करेंगे, इन इन चीजों पे व्यय करेंगे। और जब हमारे वो खर्चे हो जाएंगे तब हम उनका पूरा पूरा लेखा जोखा रखेंगे। इसके अलावा हम खर्चे नहीं कर सकते हैं अगर हमारे बजट में हमने उनको निर्देशित नहीं किया है तो। लेकिन कुछ कंडीशन हमने पढ़ी थी कि हम इसके अंदर खर्चे भी कर सकते हैं। वो खर्चे क्या क्या थे, वो कौन कौन से बजट थे, तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमें किसी को रिफंड करना है, कोई दावे पे समझौता करना है, कोई राज्य सरकार हमें कोई काम करवा रही है, कोई अनुदान देकर के काम करवा रही है, या कोई हमारे पे कोर्ट केस कर दे रहा है, या फिर ऐसी कोई महामारी फैल गई, या फिर कोई संकटकालीन ऐसी कोई उपस्थिति होगी, परिस्थिति होगी जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, इस टाइम पे ये सब कार्य करने पड़ रहे हैं। तो हम ऐसी ऐसी कंडीशन में, यानी कि एक प्रकार से इमरजेंसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नगर पालिका फंड या नगर पालिका निधि में से हम पैसा निकलवा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी प्रकार के प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ मुख्य अधिकारी के कहने पे ही हम क्या कर सकते हैं, सारे सारे पैसे निकलवा सकते हैं। यहाँ तक की चीजें देखी थी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, अनुमोदन दे सकती है, ग्रांट दे सकती है। एक किसी नगर पालिका को वो कोई भी चीज का ग्रांट दे सकते हैं कि आप क्या करोगे, ये इतना इतना पैसा है, आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज में ले सकते हो। इसे हम क्या इस नाम से जानेंगे, ग्रांट के नाम से जानेंगे। अच्छा, ये पैसे के लिए भी वो क्या कर सकती है, कुछ कानून बना सकती है कि हमने मान लो आपको 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उन 100 के 100 करोड़ रुपए को क्या करोगे, आप किसी XYZ काम में लगाओगे। हमने एक योजना बना दी, उसी के अंदर लगाओगे आप लोग। क्या ऐसा कह सकते हैं कि आप एक काम करना, हमने इतना आपको अनुदान दिया है, इतनी ग्रांट दी है, इसका 20% हिस्सा क्या करोगे, आप इसके अंदर यूज करोगे। या इसके साथ वो क्या कर सकते हैं, कोई निधि बना दी उन्होंने, जैसे नगर पालिका निधि है, उस निधि में से कह दिया कि आप क्या कर सकते हो, इसमें से 20% हिस्सा आप इस काम के लिए करोगे। अगर ये तीनों में भी नहीं करना चाहे तो राज्य सरकार चाहे तो एक एक्स्ट्रा कर दे सकती है, किसको, नगर पालिका को, कि आप क्या काम करो, एक हम आपको कर दे रहे हैं, इस कर को आप प्रत्यारोपित करोगे, इनसे जो भी वसूली होगी वो आप अपने पास इकट्ठा करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, हमारे इस काम के लिए आप उसको यूज में लाओगे। इस प्रकार से हमने छोटी छोटी खूब सारी धाराएं पढ़ ली थी ना। लगभग 85 धाराएं तक अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज अपन नगर पालिका एक्ट के अंदर आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। धारा 86 से पढ़ना शुरू करते हैं। धारा 86 क्या बोलती है, अधिशेष धन का विनिधान। यानी कि अगर मान लीजिए अपने पास कोई अपने बजट था, अब अपने पास बजट बच गया, मान लो अपने होता था सिर्फ लेखा समितियां बनाई थी कि परिवहन के लिए 50 करोड़ रुपए, पार्कों के लिए 30 करोड़ रुपए, स्कूलों के लिए 20 करोड़ रुपए, स्वच्छता के लिए, सैनिटरी के लिए हमने क्या कर दिया था, 80 करोड़ रुपए लगाए। अब मान लो इनमें से किसी में कोई रुपए बच जाते हैं तो हम उनका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। सिंपल सी बात वही लिखी हुई है, अधिशेष धन का विनिधान। सबसे पहले क्या है, अतिरिक्त धन का निवेश कर देंगे हम। अतिरिक्त जो भी धन होगा हमारे पास में उसका क्या करेंगे, हम निवेश करेंगे किसी न किसी अलग अलग फील्ड के अंदर। क्या क्या चीजें आती है उसके अंदर, देखो, नगर पालिका निधि के किसी लेखा शीर्षक में, बताया था ना, किसी भी लेखा शीर्षक में उपलब्ध धन राशि जिसका अल्पकाल में उपयोग न किया जाना हो तो शीघ्र, अति शीघ्र अन्य किसी शीर्षक में स्थानांतरित किया जाएगा। भाई सिंपल सी बात है कि हमने 3 बनाए हुए हैं, स्वच्छता विभाग, ठीक है, एक हमने बनाया हुआ है सड़क, एक अपने बनाया हुआ है पार्क या रख रखाव से संबंधित। 3 हमने विभाग है। इनमें से इसके पास है 30 करोड़ रुपए, इसके पास है 40 करोड़ रुपए, इसके पास है 70 करोड़ रुपए। इनमें से 30 के 30 करोड़ यूज हो गए, यहाँ पे बचे 0।
इनमें हमने 40 करोड़ रुपए, 40 के 40 करोड़ यूज हो गए, इसमें बचे हैं 0। लेकिन पार्क के रख रखाव के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का यूज किया है। बाकी कितने बचे अभी? 60 करोड़ रुपए हमारे पास अभी बचे हुए हैं। लेकिन हमारे को क्या है, स्वच्छता के लिए अभी रुपयों की जरूरत है। तो उस समय पे अभी हमें पार्क बनाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है इस समय पे, है ना। इस पैसे का हो सकता है कि हम साल बाद में, 6 महीने बाद यूज करें। तो ये पैसा बेवजह यहाँ पे अटका न रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस लेखा शीर्ष समिति से इसको पैसा कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर सड़क वाले में जरूरत है तो यहाँ कर लेंगे, स्वच्छता वाले में जरूरत है तो यहाँ पे कर लेंगे, अगर स्कूल वाला है तो स्कूल में जरूरत है तो वहां कर लेंगे। ये पैसा यहाँ पे ब्लॉक नहीं रहेगा, इसको हम कहीं ना कहीं निवेश कर देंगे, ठीक है। या तो कहीं खर्च कर देंगे या कहीं ना कहीं निवेश कर देंगे। तो उसी के बारे में धारा 86 में बताती है। क्या बताती है कि अधिशेष धन का विनिधान, या इस अतिरिक्त धन को हम किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। पहला क्या है, नगर पालिका निधि के किसी लेखा शीर्षक से उपलब्ध धनराशि जिसका अल्पकाल में उपयोग न किया जाना हो, शीघ्र अतिशीघ्र अन्य किसी शीर्षक में हस्तांतरित किया जाएगा। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखो, लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट खाते की राशि को सामान्य खाते में नहीं बदला जा सकता। कोई कमर्शियल प्रोडक्ट की राशि है अपने पास में, ठीक है, उसको अभी हम यूज नहीं करें, उसको हम सामान्य खाते में नहीं बदल सकते, उसका प्रयोग वहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना। इसलिए उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य राशियों को सरकारी प्रतिभूतियों या लघु बचत योजना में निवेश किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो आपने क्या किया, इसको रुपया इधर उधर ट्रांसफर कर लिया, फिर भी हमारे पास रुपया बचा हुआ है, अभी हमारे पास कोई ज्यादा नजदीक के किसी टाइम पीरियड के अंदर हमें किसी चीज को खर्च नहीं करना है रुपए को, अभी हमारे पास क्या पड़ा, खूब सारा टाइम पड़ा है और रुपया भी पड़ा है हमारे पास। तो उन रुपयों को हम क्या कर सकते हैं, जगह पर इन सब चीजों के अलावा हम कहाँ खर्च कर सकते हैं उसको, या तो राशि जो सरकारी प्रतिभूतियां है ना, यानी कि सरकार की कुछ स्कीम्स है जिनके अंदर हमारे को कुछ लाभ मिलेगा, उसके अंदर हम इसको लगा सकते हैं, या फिर लघु बचत योजनाओं के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उससे भी हमारे को कोई ना कोई प्रॉफिट जनरेट होता रहे। भाई सिंपल सी बात है, आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए पड़े हैं, बेवजह उनको रख के बैठे हो आप, इससे से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो ना, ताकि उससे आपको कोई ना कोई प्रॉफिट मिले इस चीज का। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, धनराशि को ब्याज पर अनुसूचित बैंक में जमा कराया जा सकता है। कोई बैंक के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस जो पैसा आपके पास पड़ा है उसको आप बैंक में भी जमा करा सकते हो, तो उससे कम से कम ब्याज आएगा। भाई सिंपल सी बात है, जैसा आपके पास पैसा होता है, आपका एक इंस्टीट्यूट है मान लो कोई भी, है ना, उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपके पास में मान लो 50 करोड़ रुपए पड़े हैं। मान लो जैसे मैं अचीवर्स एकेडमी की बात करता हूँ, अचीवर्स एकेडमी के अकाउंट में मान लो 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, है ना, उनको अभी हाल फिलहाल किसी को सैलरी नहीं देने, क्योंकि सैलरी सबकी दे चुके हैं, फिर भी उनके पास अभी फंड पड़ा है 50 करोड़ रुपए का, तो ऐसा थोड़ा अकाउंट में पड़ा रहने देंगे। वो क्या करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे कि अपन क्या करते हैं, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, है ना, किसी नई बिल्डिंग लाने में, या कोई नया कंस्ट्रक्शन करने में, या फिर कोई नई जगह पे क्या करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्ट से क्या होगा, उसका या तो ब्याज आएगा, या उस इन्वेस्ट करने से कुछ प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट से क्या करेंगे, फिर और बढ़ेगा। कम से कम जो 50 करोड़ रुपए हैं वो बढ़ता तो जाएगा, वो उसी लेवल पे तो नहीं रहेगा। यही यहाँ पे क्या जा रहा है कि धनराशि को ब्याज पर अनुसूचित बैंक में जमा कराया जा सकता है। अच्छा, निवेश का, हमने कहीं पे भी निवेश किया है, उसका लाभ हानि संबंधित लाभ हानि खाते में जमा कराया जाएगा। इसके बाद जो निधि होगी उसके अंदर हमने एक खाता और बनाया जाएगा, जिसके अंदर हमने बनाया कि लाभ हानि, इसके अंदर हमारा लाभ हुआ है इस प्रॉफिट से, इससे हमारे को लॉस हुआ है, तो वो सारा सारा पैसा कहाँ जाएगा, उस खाते में जाएगा। हमारा जो पैसा था, हमने कितना पैसा इकट्ठा किया था, कितना कर से आया था, कितना टैक्स से आया था, कितना हमने इनके ऊपर जो फाइन लगाया है उससे पैसा आया है, वो सारा सारा पैसा तो हम रखेंगे एक जगह पे, और फिर उन पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद में जब वो पैसा आ रहा है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, एक अलग खाते के अंदर रखेंगे, ताकि हमें पता लगता रहे कि इतना हमारा किसका है, प्रॉफिट का पैसा है। समझ यही आता चीजें। तो ये बात हो रही है किसके बारे में, धारा 86 में अधिशेष धन का क्या करना है, विनिधान करना है। क्या करना है, विनिधान करना है। मेरे साथ से समझ गए कि धारा क्या क्या है, कहाँ कहाँ नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन धारा 87। धारा 87 क्या कहती है, नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करना। क्या करना, नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करना। अब हम बात करेंगे कि नगर पालिका का बजट कैसे तैयार होता है, बजट कैसे पास होता है, बजट के लिए क्या तारीख होती है, किस तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाता है, कौन कौन लोग वहां उपस्थित होते हैं, राज्य सरकार का इसके अंदर कितना दखल देती है राज्य सरकार इसके अंदर, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहली बात, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया जाएगा। हर साल का क्या बनेगा, एक बजट बनेगा, वित्तीय साल का क्या बनेगा, एक बजट बनेगा। सिंपल सी बात समझिए। तो ये क्या बता रहे हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का क्या बनेगा, एक
बजट जारी होगा। अच्छा, बजट 15 जनवरी से पूर्व बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा? 15 जनवरी से पूर्व क्या कर लिया जाएगा, इसको बजट को बना लिया जाएगा, शुरुआत के अंदर ही बना लिया जाएगा इसको बजट को। तो पास कब होगा वो अलग चीज है, लेकिन बजट हमारा तैयार कब तक हो जाएगा? 15 जनवरी से पूर्व तैयार हो जाएगा। बजट के साथ नगर पालिका स्थापन अनुसूची बनाई जाएगी। इसके साथ साथ क्या किया जाएगा? कुछ अनुसूचियां बनाई जाएगी कि बजट हम इस प्रकार से यूज करेंगे, यहाँ यहाँ यूज करेंगे, ये हमारा प्रयोग रहेगा। वो सारी चीजें क्या की जाएगी, इनकी अनुसूचियां तैयार की जाएगी। बजट बनाना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नगर पालिका का बजट कौन तैयार करता है या प्रमुख दायित्व किसका होता है? तो किसका होता है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी का क्या होता है, ये दायित्व होता है। यहां तक चीज समझे। देखो, हम क्या बात करें, नगर पालिका का बजट कैसे तैयार होता है। तो नगर पालिका का बजट कितने टाइम के लिए होता है? प्रत्येक साल के लिए होता है। अच्छा, कब तक हमें बना लिया जाना चाहिए? तो हमें ये 15 जनवरी से पहले पहले तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखा कि इसके लिए हमें और क्या करना पड़ता है, इसकी स्थापना अनुसूचियां भी बनानी पड़ती है। चौथे नंबर पे हमने देखा कि बजट बनाने का कार्य किसका है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी का क्या है, ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्या है, बजट में आय व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षकों के माध्यम से बांटा जाता है। आय और व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षकों में बांटा जाता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेखा शीर्षक किसे कहते हैं, मतलब एक आपने समिति बना ली कि भाई ये एक प्रकार, ये समिति है, इसके अंदर ये काम होंगे, ये काम क्या करेगी, ये करेगी लाइट फिटिंग का काम करेगी, लाइट का काम इसका इसका देखने का काम है ना। तो हम क्या करेंगे, उसका आय और व्यय खर्चा कितना लगेगा, उसे आय कितनी मिलेगी, वो सारे सारा हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्या है, बजट में आय व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षकों के माध्यम से बांटा जाता है कि यार इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है। ऐसा नहीं एक साथ देखिए साहब हमारे को तो 1,00,000 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं, आप एक एक चीज उसका डिफाइन करो कि सड़क बनाने के लिए हम इस साल के इतना इतना खर्चा करेंगे, पार्कों के रख रखाव के लिए हम इतना 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 खर्चा करेंगे, इसके लिए हम इतना खर्चा करेंगे, लाइटें लगवाने के लिए इतना खर्चा करेंगे, नालियां बनवाने के लिए इतना खर्चा करेंगे, ये योजना है इसके लिए हम इतना खर्चा करेंगे। तो ये सारी सारी चीजें हमें पहले ही बनानी पड़ती है। यही क्या लाइन लिखी हुई है, बजट में आय व्यय को विभिन्न लेखा शीर्षकों के माध्यम से क्या किया जाता है, बांटा जाता है। नेक्स्ट, बजट में भावी ऋण की राशि बताई जाती है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि हम आने वाले टाइम पे जो ऋण लेंगे वो कितना होगा, या जो हमारे पे ऋण है वो कितना होगा। तो बजट के अंदर सारी सारी चीजें बताई जाती है, इससे रिलेटेड ऋण से संबंधित चीजें भी सारी सारी डिस्कस की जाती है। बजट 31 जनवरी से पहले चेयरमैन प्रस्तुत कर देंगे। बनेगा कब, 15 जनवरी को। 31 जनवरी को क्या होगा, चेयरमैन उसको प्रस्तुत कर दे कि भाई साहब हमारा बजट बन के क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। मतलब लोगों के सामने अपनी जो भी पार्षद वगैरह उन सबके सामने क्या कर देगा, प्रस्तुत कर देगा। बजट 15 फरवरी तक पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 15 फरवरी तक पास किया जाएगा। अगर मान लो पास नहीं किया जाता तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो अपन आगे देखेंगे। अभी देखो, बजट क्या होगा, 15 फरवरी तक क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। बजट के साथ वार्षिक तालिका और अन्य विवरण संलग्न किए जाएंगे। आप बजट के साथ साथ ये बताओगे कि हम किस टाइम पे क्या क्या काम करेंगे, पूरी पूरी आप कैलेंडर जारी करोगे कि साल के इस टाइम पे हम इतना खर्चा लगेगा, ये हम इस टाइम पे काम करेंगे, ये इतना खर्चा लगेगा, इस टाइम पे ये काम कंप्लीट होगा। पूरा का पूरा विवरण बना के तैयार करना। भाई बजट होगा, सिंपल सी बात है। आप घर पे भी देखोगे, अगर कोई बात होगी तो आप बताओगे कि हाँ इस साल हमारे को, या इस महीने की बात करते हैं आप, जैसे कोई लड़का अगर बच्चा बाहर की तैयारी कर रहा है तो वो जब घर पे बात करता है कि पापा मेरे को इस बार 10,000 रुपए चाहिए, तो बोलेंगे बेटा 10,000 रुपए कैसे, 10,000 रुपए कैसे, या पापा मेरे 6,000 रुपए तो इसका खर्चा हो गया, पीजी का खर्चा हो गया, 2,000 रुपए मेरा ऑटो का लग जाता है, या बस का लग जाता है, किराया लग जाता है, उसका लग जाता है, प्लस मेरा कोई 1,000-1,500 रुपए कोई ये सब्जी वब्जी लाने का लग जाता है, कोई फ्रूट ले आया, कुछ और ले आया, प्लस 1,500 रुपए मेरे को खुद के लिए सेफ रखने होते हैं ताकि इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़ जाए। तो आपने क्या किया, वहां पे एक ही चीज को बताया ना कि हमने ये किया, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो सेम ही बजट के अंदर है, वो भी क्या करेंगे, बजट के साथ वार्षिक तालिका और अन्य विवरण संलग्न किए जाएंगे कि हम पूरे साल के अंदर ये काम करते हैं, ये काम करना है हमारे को। तो मोटा मोटा तौर पे समझिए कि बजट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखो, बजट की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो थोड़ी सी ध्यान में रख लेना ना, कि बजट की इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या। सबसे पहली बात है कि बजट बन कितनी तारीख से पहले पहले जाएगा, 15 जनवरी से पहले पहले इसको क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। अच्छा, बजट 5 साल का बनता है या 1 साल का बनता है, तो 1 साल का बनता है। इसके साथ साथ हमने देखा बजट बनाने का मुख्य काम किसका हो गया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ये क्या होता है, मुख्य काम होता है। अच्छा, बजट के अंदर ऋण वगैरह सारे सारे बताए जाते हैं। अच्छा, बजट को कब तक पास करा दिया जाता है, 31 जनवरी को क्या किया जाता है, पास कर दिया, चेयरमैन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और कब किया जाता है, तो 15 फरवरी तक इसको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। अच्छा, जो बजट बनेगा, बजट के अंदर हम हर एक चीज लिखेंगे कि हमारे
विवरण क्या है, हमारी तालिका क्या है, हम किस प्रकार से काम करेंगे, पूरे साल का विवरण उसके अंदर दिया जाएगा। कौन सी धारा के अंदर है? धारा 87 के अंदर। इंपॉर्टेंट धारा हो सकती है कि नगर पालिका के बजट से संबंधित कौन सी धारा है, तो कौन सी धारा है? 87 नंबर धारा है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कर लेना, थोड़ा पढ़ लेना। इसके अंदर आगे और देखते हैं, विभिन्न प्रस्तावों के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है। आप अगर मान लो बजट के अंदर कुछ चीजें नहीं करना चाह रहे हो, है ना, कुछ नई चीजें डालना चाह रहे हो, तो डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले से नगर पालिका एक्ट 2 जानों में कुछ ऐसी शर्तें लिख दी है कि अगर आपको इनसे संबंधित कोई प्रावधान बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो चीजें कौन कौन सी है? नए पदों का सृजन। अगर आपको आपके नगर पालिका के अंदर नए पद चाहिए तो उनको आपको पहले जाकर के बताना पड़ेगा सरकार को कि हम ये कोई मान लो कोई सफाई कर्मचारी उनको रखने हैं, कोई भी नया पद उनको बनाना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बताना पड़ेगा, उनको पूर्व अनुमति लेनी होगी। सिंपल अपन इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? राज्य सरकार से पूर्व अनुमति किन किन चीजों में आवश्यक है, किन किन में आवश्यक है? एक तो नए पदों का जब सृजन हो रहा हो तब आवश्यक है, रिक्त पदों को भरना हो, सिंपल सी बात है, कोई खाली पद पड़ा है, नए पदों का सृजन मतलब जैसे सारा कुछ काम सही चल रहा है अपने यहाँ पे, अब अपने को महसूस होता है कि यार अगर एक ड्राइवर और होना तो काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, तो हमने कहा कि ड्राइवर के लिए हम नया पद बनाना वाले को ड्राइवर के लिए, तो हमें परमिशन लेनी होगी। अच्छा, दूसरी बात, रिक्त पदों को भरना। अब मान लो 5 ड्राइवर पहले से ही हैं, अपने यहाँ पे क्या रखा है कि इस नगर पालिका के अंदर 5 ड्राइवर होंगे, लेकिन 5 ड्राइवरों के जगह पे अपने यहाँ पे 2 ड्राइवर, 3 जगहों की अभी तक खाली पड़ी है। खाली पड़ी है मतलब रिक्त पद हो गया। तो रिक्त पदों को भी अगर भरना हो तो हमें क्या लेनी पड़ेगी? पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर हमें कोई नया वाहन खरीदना है, मान लीजिए कूड़ा उठाने के लिए, कचरा उठाने के लिए नया वाहन खरीदना है, हमें कोई जेसीबी खरीदने हैं, हमें कोई ट्रक खरीदना है, हमें कुछ भी डामर डालने के लिए या बुलडोजर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कोई नया वाहन खरीदना है तो हमें सरकार से क्या लेना पड़ेगा? पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ स्थायी संपत्ति खरीदनी हो, अगर हमने हमारे बजट में बता दिया कि अब हमें क्या करना है, इस साल इस टाइम पीरियड के आसपास हमें एक संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, एक कोई फिजिकल हमें एसेट्स खरीदना है, तो जब हमें कुछ ऐसा काम करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा? सरकार को बताना पड़ेगा पहले। समझ रहे हो? साथ में क्या है, किसी व्यक्ति या निजी संस्थान को अनुदान देना। अगर आप किसी को ग्रांट देते हो, किसी निजी संस्थान को देते हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार से पूछना, परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसके लिए बजट बनाने के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है? नए पदों के सृजन के लिए, रिक्त पदों को भरने के लिए, नए वाहनों को खरीदने के लिए, स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए, या किसी व्यक्ति या निजी संस्थान को अनुदान देने के लिए। तो सारे क्या हो जाएंगे? यस हो जाएंगे। उपरोक्त ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन में उपरोक्त सभी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये क्या है? धारा 87 कहां से स्टार्ट हो रही है? नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करने के दौरान हमें किन किन बातों के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो समझ आ गया पूर्व अनुमति हमें किन किन चीजों की लेनी पड़ती है ना? सिंपल सी बात है, अगर हमें नया पद सृजित करना है, नया पद बनाना है कोई, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हमें कोई रिक्तियां भरनी है, हमारे यहाँ पे कोई वैकेंसीज है, उसको करना है, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें किसी को अनुदान देना है, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें कोई नया वाहन खरीदना है, उसके लिए हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदनी है, उसके लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं धारा 88, नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी। अब हमने बजट तैयार कर लिया, 87 धारा के अंदर हमने क्या कर लिया? बजट तैयार कर लिया। अब हमारे बजट को मंजूरी किस हिसाब से मिलेगी, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बजट को मंजूरी नगर पालिका 15 फरवरी से पूर्व क्या करेगी? बजट पास करेगी। हमने पहले देख लिया था कि कब तक पास कर लेगी? 15 फरवरी से पहले पहले उसको पास करना होगा। इसकी एक प्रति क्या करेगी? निदेशक स्थानीय निकाय को दी जाएगी, स्थानीय निकाय में दी जाएगी। प्रत्येक केंद्र क्या दी जाएगी? स्थानीय निकाय वालों को दी जाएगी कि हमने ये करके हमने बजट बनाया है। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार लोकहित में बजट में परिवर्तन करा सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना कि अगर राज्य सरकार चाहे कि उसको लगे कि यार इन्होंने बजट बना लिया, बहुत बढ़िया बात है, सब कुछ सही किया इन्होंने, लेकिन अगर ये जो पर्टिकुलर समुदाय है या ये पर्टिकुलर अगर ऐसा काम हो जाए तो लोकहित के लिए क्या है? ये फायदेमंद है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? राज्य सरकार लोकहित में बजट में परिवर्तन करा सकती है। क्या करा सकती है? राज्य सरकार लोकहित में बजट में परिवर्तन करा सकती है। हो सकता है बजट थोड़ा बढ़वा दे, हो सकता है बजट को थोड़ा बहुत कम भी कर सकती है। दोनों चीजें क्या कर सकती है?
चालू कर सकती है। नेक्स्ट देखो, यदि नगर पालिका बजट पास कराने में असफल रहे, मान लीजिए नगर पालिका के अंदर प्रस्ताव रखा गया, मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है, चेयरमैन है या फिर चेयरमैन बजट रखेगा, 31 जनवरी को उन्होंने क्या कर दिया, बजट रख दिया, सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। 15 फरवरी से पहले पहले उनको क्या करना है, बजट को पास करना। अब मान लो बजट पास नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, बार बार कभी कोई नहीं मान रहा है, कभी कोई नहीं मान रहा, कुछ ना कुछ अड़चने आती जा रही है। यदि ऐसी कंडीशन आती है कि नगर पालिका बजट पास कराने में असफल रहे, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 28 फरवरी से पहले पहले राज्य सरकार को बजट प्रस्तुत कर देगा। क्या करेगा, राज्य सरकार को दे देगा कि ये बजट है, ये बजट आपको पास करना है। राज्य सरकार वहीं से ही पास कर करके भेज देती है। समझ में आई चीजें क्या क्या है। सबसे पहली बात क्या देखी, बजट से संबंधित हमने कि बजट बन कब तक जाएगा, तो बनेगा 1 साल के लिए। कब से पहले बन जाएगा, तो 15 जनवरी से पहले पहले बन जाएगा। अच्छा, फिर उसको प्रस्तुत कब किया जाएगा, तो चेयरमैन करेगा, कब करेगा, 31 जनवरी को कर देगा। अच्छा, 31 जनवरी को कर देगा, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, तो उसके अंदर पूरे साल का व्यय लिखा होगा, ऋण, भावी ऋणों के बारे में बताया जाएगा, योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीजें के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है, तो हमें अगर कोई नया वाहन खरीदना है तो पूर्व अनुमति लेनी होगी, हमें कोई नई वैकेंसी भरनी है तो उसके लिए होगा, कोई नया पद सृजित करना है उसके लिए हमें पहले से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अभी आप लोगों ने परमिशन ले ली, बढ़िया हुआ, 31 जनवरी को तुमने प्रस्तुत भी कर दिया। अब ये पास कब तक हो जाना चाहिए, तो ये भी पास हो जाना चाहिए 15 फरवरी तक। कहां तक पास हो जाना चाहिए, 15 फरवरी तक पास हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये 15 फरवरी को पास नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो क्या करेगा, इस बजट को राज्य सरकार के समस्त क्या कर देगा, प्रस्तुत कर देगा। क्या कर देगा, राज्य सरकार के समस्त प्रस्तुत कर देगा। तो यहां तक की चीजें समझ आ गई मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, धारा 88 के अंदर और क्या है, राज्य सरकार द्वारा बजट पास किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, जैसे ही राज्य सरकार को बजट दे दिया गया, भाई 15 फरवरी तक तो वेट किया जाएगा, 15 फरवरी को नहीं हुआ तो क्या किया जाएगा, 28 फरवरी से पहले पहले क्या कर दिया जाएगा, उसको बजट को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अब राज्य सरकार क्या करेगी, इसको पास करेगी। अच्छा, एक और चीज, ऐसा व्यय जो बजट में अनुमोदित नहीं है के लिए धनराशि नहीं दी जा सकती है। अच्छा, ऐसा कोई खर्चा है जिसको हमने क्या कर दिया, बजट में बताया नहीं कि ये हमारा खर्चा लग सकता है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो खर्चा आने लग गया, तो उसके लिए आप कोई भी काम नहीं करोगे। सिंपल सी बात ये है कि आपने मान लो कोई बजट में कोई स्कीम बताई नहीं, ठीक है, कि इस स्कीम का खर्चा आएगा, आपने वो स्कीम बताई नहीं उसके अंदर, और आपने क्या बजट अपना पास कर लिया, कल को आप बोलो अरे ये स्कीम आपको लागू करनी है, तो आप भाई उस समय पे ये स्कीम लागू नहीं कर सकते। आपको अगर कोई खर्चा है, कोई स्कीम है, कोई भी योजना है, तो वो सबसे पहले आपको अपने बजट में बतानी होगी। बजट में बताने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि कर सकते हो, इससे पहले नहीं कर सकते आप लोग। समझ आएगी इस चीज को। ये क्या है, ऐसा बजट, ऐसा व्यय जो बजट में अनुमोदित नहीं है के लिए धनराशि नहीं दी जा सकती। अगर मान लो फिर भी कोई उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने पर अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी व अन्य व्यक्ति ही क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान मैं पार्षद हूं, मैं अपनी गली मोहल्ले में जहां एरिया था वहां गया और जाकर के बोल दिया मैं तुम्हारे लिए आज यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवा दूंगा और साथ में एक बड़ी स्क्रीन लगाऊंगा आपके लिए, जिसमें भजन चला करेंगे रात को। अब मैं ये घोषणा करके आ गया, आया, आते सर मैंने बोल दिया कि अरे यार अपने पास पैसा पड़ा है, लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लो मुख्य अधिकारी ने निकाल के पैसे दे दिए और हमने बड़ी सी स्क्रीन लगा दी। उसके बाद अगर मान लो कोई दूसरा पार्षद है, उसकी शिकायत पर यह पता लग जाए कि इस एलईडी का, इस स्क्रीन का बजट तो पास हुआ ही नहीं था उस समय पे, शुरुआत के अंदर बजट के अंदर तो ऐसी कोई घोषणा की ही नहीं की थी कि इस प्रकार से एलईडी भी लगवाई जाएगी। तो ये एलईडी इन्होंने क्या किया है, अपनी मर्जी से लगवाई है, नियमों का क्या किया इन्होंने, उल्लंघन किया है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस समय पे जिम्मेवार कौन होंगे, एक तो उल्लंघन करने पर अध्यक्ष जिम्मेवार होगा, क्योंकि भी अध्यक्ष की बिना मंजूरी के तो पैसा निकल नहीं सकता, और दूसरा पैसा दे कौन रहा है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दे रहा है, तो वो भी क्या होगा, इसका प्रॉपर रूप से जिम्मेदार होगा। और एक वो व्यक्ति जिसने ये काम करवाया है, वो व्यक्ति भी क्या होगा, जिम्मेवार होगा इस चीज का। तो यहां तक की चीजें समझिए। क्या बताया जा रहा है कि नगर पालिका का जब अपन ने बजट प्रस्तुत कर दिया, सारा कुछ हो गया, राज्य सरकार के सामने बजट दे दिया, राज्य सरकार ने बजट को प्रस्तुत कर दिया। अब इसके अंदर कुछ बातें और बताई जा रही है। क्या क्या बातें बताई जा रही है कि एक तो आपको खर्चा सिर्फ वही मिलेगा जो आपके बजट में है। आपने बजट के अंदर कोई चीज को नहीं दिखा रखा, उसके बाद आप उस चीज पे खर्चा नहीं कर सकते। अगर आप उस चीज पे खर्चा करते हैं तो ये क्या माना जाएगा, नियमों के विरुद्ध माना जाएगा। और अगर आप नियमों के विरुद्ध जाकर के कोई भी काम करते हो तो अध्यक्ष तो इसमें पकड़ा ही जाएगा। इसके साथ साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भी जिम्मेदारी पूरी पूरी वही बनेगी, क्योंकि उनकी मर्जी से तो सारा काम हो रहा है ना, तो क्या माना जाएगा, उसको भी पूरा पूरा जिम्मेवार
माना जाएगा। तो यहाँ तक की चीजें कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से सब कुछ सही हो गया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अपन धारा 88 तक अपन पढ़ चुके हैं। अपने को बहुत कम धाराएं पढ़नी है, टोटल धाराएं 344 जरूर है, लेकिन अपने सिलेबस में बहुत कम धाराएं हैं, ठीक है। तो अपने को सिर्फ आगे वाले धारे बिल्कुल नाम नाम छोटे धाराएं हैं। मेन आपका यहीं तक था, 100 तक धाराएं यहीं तक की अपनी चीजें पढ़ने वाली, उससे तो कुछ है ही नहीं। अब देखते हैं अपन धारा 89। क्या देखते हैं? धारा 89, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। क्या देख रहे हैं? बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति, मतलब आप बजट के अंदर जो अनुदान है, बजट है, उसको क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। उसके अंदर क्या होगा? ये देखो, नगर पालिका वित्त समिति की अनुशंसा पर निम्न कार्य कर सकती है। एक वित्त समिति होती है, नगर पालिका के अंदर होती है, वो कुछ सुझाव दे तो, अगर वो सुझाव दे तो निम्न कार्य हो सकते हैं, निम्न चीजें हो सकती है किसके अंदर? बजट के अंदर। वो हम देखते हैं। किसी शीर्षक में बजट को बढ़ाना। अब मान लीजिए हमने शुरुआत में एक बात की कि हमें जो स्वच्छता वाला है ना, उसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी लगभग, ज्यादा नहीं, 50 करोड़ की जरूरत पड़ेगी या 60 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हमने क्या किया, सड़क वाले में किया कि हमारे को कितनी जरूरत पड़ेगी? 140 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमने क्या किया? बजट प्रस्तुत कर दिया। अब वित्त समिति की अनुशंसा आती है कि नहीं यार, पिछली बार तुम्हारे क्या किया था, स्वच्छता वाले के अंदर ज्यादा रुपए का खर्च हुआ था, और इस बार तुम्हारे को ज्यादा जरूरत है स्वच्छता पे खर्चा करने के लिए। हो सकता है कि इस साल की कोई महामारी फैलने की आशंका हो, या ज्यादा बरसात होगी, उसकी वजह से हो सकता है कोई बीमारी फैलने की डर हो। इस वजह से क्या किया जाता है, स्वच्छता पे अगर मान लो हमारे को ज्यादा खर्चा करना है, तो शीर्षक है, शीर्षक मैंने शुरुआत में बता चुका हूं आपको। तो स्वच्छता के शीर्षक में अगर 60 करोड़ से 80 करोड़ करना है, बजट को करना है, तो इसके बारे में कौन बताएगा? वित्त समिति की अनुशंसा भी बढ़ाया जा सकता है। नंबर वन बात होगी। दूसरा, अप्रत्याशित व्यय के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान प्रस्तावित करना। मान लो कोई एक ऐसा खर्चा है जो अप्रत्याशित है, अभी तक पता नहीं है कि हो सकता है वो हो भी जाए। अपन एक बजट बना के चलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पापा मेरे 6,000 रुपए तो उसका लगेगा, 2,000 रुपए मेरा ऑटो खर्चा लगेगा, 15 रुपए की मैं सब्जी वब्जी लेंगे, 500 रुपए मेरे लिए जेब में रहना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। तो उसी को तो बोलते हैं अप्रत्याशित व्यय, यानी कि वो खर्चा जो अपने को हो सकता है कि अभी तक पता न हो, कभी भी आ सकता है। तो ये चाहे तो उसके लिए व्यय के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान प्रस्तावित कर सकते हैं कि आप इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रख लो, आप क्या पता आपको कब कितनी ज्यादा जरूरत पड़ जाए। अच्छा, एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में राशि हस्तांतरण करना। भाई सिंपल सी बात है, एक शीर्षक क्या है? स्वच्छता, एक में सड़क। इन्होंने कहा इसमें 140 करोड़ रुपए, इसमें 60 ही है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे 80 करोड़ की जरूरत है, तो 20 करोड़ क्या करो, यहाँ से इस वाले खाते से उठा करके यहाँ डाल दो, डाल दो। तो ये भी किसकी सिफारिश पर होता है? नगर पालिका वित्त समिति की सिफारिश पर होता है। अच्छा, एक और चीज, बजट को कम करना, इसके लिए वित्तीय समिति की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। अगर बजट को हमारे को कम करना है, थोड़ा बहुत कम करना है कि नहीं यार इसकी तो जरूरत नहीं है, इसका तो हम थोड़ा कम भी कर देंगे, चल जाएगा, तो उस समय पे हमें वित्तीय समिति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपनी मर्जी से ही क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आई? मेरे हिसाब से हो गया होगा। क्या है? बजट के अनुदान, सॉरी, बजट अनुदान में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? वित्तीय समिति के पास है। ये क्या कर सकती है? एक शीर्षक में पैसे को बढ़ा सकती है, एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में पैसे को ट्रांसफर कर सकती है। इसके साथ साथ अगर कोई इमरजेंसी फंड है तो उसके अंदर भी क्या कर सकती है, पैसे को बढ़ोतरी करवा सकती है, ठीक है। बजट कम करना हो तो हमें जरूरत नहीं है वित्तीय समिति की अनुशंसा की। नेक्स्ट देखते हैं 89A, धारा कौन सी देख रहे हैं? 89A। इसके अंदर क्या बताया गया है? गरीबों को मूलभूत सेवा के लिए फंड। सरकार ने सोचा कि हम सभी के लिए, जनता के लिए, जो लोग हमारे मतदाता सूची के अंदर शामिल होते हैं, उन लोगों के लिए हम सब भर भर के बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या है जो हमारी मतदाता सूची में शामिल नहीं है? उन लोगों का क्या होगा? जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जो भिखारी हैं, जो उसी नगर पालिका में रह रहे हैं, उनके लिए भी तो हमारा कुछ ना कुछ दायित्व बनता है। वो भी तो बीमार पड़ते हैं, उनके लिए भी तो रहने की, रैन बसेरे की, खाने पीने की, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको भी तो हमें पूरा करना चाहिए। तो इन सभी चीजों के लिए एक नई धारा जोड़ी गई थी जिसका नाम क्या है? 89A। क्या धारा है? 89A। इस 89 धारा में क्या बताया गया है कि प्रत्येक नगर पालिका उपरोक्त निधि का गठन करेगी। जो इसके अंदर ना, इस निधि का क्या करेगी? गठन करेगी। कुछ पैसा, कुछ फंड क्या करेगी? अलग से इकट्ठा करेगी। इसके लिए गरीबों की मूलभूत सेवा के लिए फंड बनाने के लिए। यहां तक चीजें समझी? अच्छा, वार्षिक बजट का कम से कम 25% हिस्सा, कितना हिस्सा?
25% हिस्सा इस उद्देश्य के लिए आरक्षित किया जाएगा कि भाई अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारा बजट है उसके अंदर हमने 25% हिस्सा किसके लिए रखेंगे, गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, झुग्गी झोपड़ी के लिए, रेन बसेरों के लिए, जो वहां के गरीबी तबके के लोग हैं उनके लिए हमें क्या करना है, 25% पैसा आरक्षित करके रख लेना है। समझ में आ गई आती बात। और क्या है, इस फंड का नए खर्च हुई राशि अगले साल राशि में जुड़ जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे अव्यक्तिगत का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो इस साल आपने क्या किया, 50 करोड़ रुपए रखे कि हमें गरीबों के फंड के लिए है, ये कोई मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमें खर्चा करना है। इस साल सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही खर्चा हुआ। अगले साल ऐसा नहीं होगा कि भाई वो 25 करोड़ रुपए गए अब तो छोड़ गया, नया बजट बनाएंगे। नया बजट बनाओगे सब कुछ ये, लेकिन ये 25 करोड़ रुपए इसी फंड के अंदर वापस से जुड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस साल अगर आपके कुछ रुपए जो बच गए हैं तो वो अगले साल इसी फंड के अंदर जुड़ के रहेंगे। इस जो पैसा है ये कहीं पे भी खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ तक चीज समझ आएगी। इसका प्रयोग गरीबों और झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए किया जाएगा। इनका इस पैसे का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जाएगा, गरीबों के विकास के लिए और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए ही किया जाएगा। इस फंड के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग खाता खोला जाए। कोई भी नेशनलाइज बैंक होगा उसके अंदर क्या किया जाएगा, एक खाता खोल लिया जाएगा और इस फंड के नाम से खोला जाएगा कि हाँ ये हमारी नगर पालिका है, इस नगर पालिका के नाम से खाता खोल रहे हैं। किस चीज के लिए खोल रहे हैं, गरीबों के लिए दान व्यवस्था करने के लिए, दान व्यवस्था सॉरी उनके लिए अच्छे कार्यों के लिए। यहाँ तक समझे। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें बताएगी इसी धारा के अंदर। गरीबों की मूलभूत सेवाओं के लिए फंड का लेखांकन अलग से किया जाएगा। फंड जो भी पैसा होगा उसके बारे में लिखा पढ़ी सारा काम किया जाएगा, वो अलग से होगा कि सभी के साथ मिलाकर के नहीं किया जाएगा। दूसरा, फंड का आवंटन और उपयोग वार्षिक बजट में दर्शाया जाएगा कि फंड का आवंटन की हमने गरीबों के लिए इतना फंड हमने ये अलग से रखा है और इसके लिए हमने इस समिति के अंदर ये काम करवाएंगे और ये चीजें की जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या की जाएगी, हमें पहले से वार्षिक बजट के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे इसको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, मूलभूत सेवाएं जैसे कि पानी, शौचालय, नालियां, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, पार्क, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि में सम्मिलित है। अच्छा, मूलभूत सेवाएं होती क्या क्या है, सिंपल सी बात है भाई, रहने को खाने को अच्छा खाना मिल जाए, पीने को साफ पानी मिल जाए, एक छत मिल जाए, ज्यादा वो तो बच्चों के लिए स्कूल की शिक्षा मिल जाए, साफ नालियां मिल जाए। ये क्या होती है, हमारी मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती है। यही से चीजें हमें प्रोवाइड करवानी है हर एक नागरिक को। तो गरीबों के लिए मेन तौर पे देखा जाए कि उनको पानी, साफ पानी उनको प्रोवाइड करवाना, उनके लिए शौचालय बनवाना, नालियां, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट आदि कचरे का प्रबंधन करना उनके लिए। इसके साथ साथ उनके लिए प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी बात करना। ये सब किसके अंदर बताया गया है, कौन से धारा के अंदर बताया गया, 89A के अंदर बताया गया है। अच्छा, निधि में निम्न राशियों का प्रयोग किया जा सकता है। निधि से इन राशियों के अंदर क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपको इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, धाराएं बताई गई है कि इसके अंदर हम जो गरीबों के लिए जो फंड बनाया जाएगा उस गरीबों के फंड का हम कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या हमारा जो पैसा होगा वो अगले साल रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा, ये चीज थोड़ी ध्यान रख लेना, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रह सकती है। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि जो गरीबों के लिए फंड बनाया जाएगा उसके लिए प्रत्येक वर्ष कितना प्रतिशत राशि रखी जाएगी, कम से कम 25% राशि रखी जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये, क्या अगर लैप्स हो जाएगा, अगर हमने एक साल में जितना पैसा हमारे को बजट पास हुआ तो लैप्स होगा या नहीं होगा, तो भाई लैप्स नहीं होगा, अगले साल ये राशि क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरे बजट का कितना परसेंट हिस्सा, 25% हिस्सा। दूसरी बात, क्या ये जुड़ जाती है अगले साल, हाँ, तो अगर कोई हमारा फंड का पैसा बचा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अगले साल जुड़ जाएगा। यहाँ तक हो गया सिंपल। अच्छा, ये फंड जो हम बनाएंगे उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, तो पहले क्या है, नगर पालिका के समय के राजस्व से वो फंड रेज हो सकता है, या फिर सरकारी अनुदान वाला पैसा उसके अंदर यूज हो सकता है, या फिर किसी ने अगर मान लो दान दे दिया है, चलो किसी ने कोई बोल दिया कि मैं ये जमीन दे रहा हूँ, इस जमीन पे क्या करना आप छात्रावास बना देना बच्चों के लिए, या कोई स्कूल बना देना गरीब बच्चों के लिए, है ना। ऐसे खूब सारे दानवीर होते हैं, दान देते हैं। बाहरी सहायता, कोई व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति या बाहरी सकता है इन द सेंस की मतलब कोई बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ इसके लिए, उसे सरकारी संपत्ति विक्रय से प्राप्त राशि, इन सभी का क्या कर सकते हैं अपन, प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये धारा थी 89A तक की। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक धारा पढ़ते हैं क्योंकि ये इसके अंदर समझने वाली चीजें ज्यादा थी, तो डिटेल में हर एक चीज को पढ़ा है अपन ने। आप क्या करना, अब इनको बार बार रिवीजन करना 89A तक, उसे नेक्स्ट धाराएं अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब
नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।